नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मैं आपके लिए अब बनेगा अधिकारी सीरीज लेके आया हूं। दोस्तों, इसमें मैं आपको 15 से लेके 18 लेक्चर्स ऐसे देने वाला हूं जहां से डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैंने प्रीवियस ईयर का जब एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि कभी कभी लगातार 3 प्रश्न साहित्यकारों से पूछे गए हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इसे कुछ आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद कराने वाला हूँ। जैसे बहुत सारे साहित्यकारों की बहुत ज़्यादा रचनाएं होती हैं जिन्हें हम याद नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम मेनली आज ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आधुनिक साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे और लगभग पूरे आधुनिक साहित्यकार को मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने वाला हूँ। उसके बाद हम कुछ मध्यकालीन इतिहास का साहित्यकार को देख लेंगे। उसके बाद कुछ प्राचीन साहित्यकारों को भी एक बार देख लेंगे। तो भैया, सबसे ज़्यादा आधुनिक साहित्यकार से प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद कराने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट हो जाते हैं हमारे आज का इस लेक्चर में। दोस्तों, मैंने जो सबसे पहले हमारा अब बनेगा अधिकारी सीरीज का पहला टॉपिक था जो कि आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित था, उसका जो पीडीएफ था आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके उसे ले सकते हैं। वैसे ही मैं लगातार धीरे धीरे आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, परंतु अभी मैंने आपको आर्थिक सर्वेक्षण की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए, एक बार प्रश्न पूछा था, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है। अब आप मुकुल याद करने जाओगे, बहुत कठिन हो जाएगा। इसको मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से बताया, आप बस आखिरी तक जुड़े रहिएगा। फिर देखिए, एक बार पूछा रामचंद्रिका किसकी रचना है। फिर एक बार पूछा था बाल कृष्ण शर्मा नवीन के 2 काव्य प्राण अर्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे गए हैं। तो ये इसकी भी हम बात करेंगे। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे। तो पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया था, उसकी भी बात करेंगे। फिर देखिए, यहाँ पर उन्होंने सुमेलित नहीं है पूछा था, तो इसका मतलब आपको बहुत सारे याद होने चाहिए। और जब एक बार अपन ट्रिक पढ़ लेंगे उसके बाद आप प्रश्नों को लगा कर देखिएगा, आपसे हर प्रश्न आसानी से बनने वाले हैं। तो इस लेक्चर के आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 15 दिन बचे हुए हैं दोस्तों, और आप हमारी टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिए। मात्र 99 रुपये में है, उसमें आपको 35 टेस्ट मिलेंगे। और मेरा मानना है 299 वाले टेस्ट सीरीज परचेज करो, उसमें 15,000 प्लस MCQ हमने प्रोवाइड करें हैं, जो कि टॉपिक वाइज के साथ साथ आपको कैसे टॉपिक वाइज भी हैं और उसके साथ साथ यूनिट वाइज भी आपको MCQ मिलने वाले हैं। तो 15,000 कम नहीं होते हैं। कभी आपने 5,000 भी MCQ लगा ली एग्जाम से पहले तो आसानी से आपका काम बन जाएगा। तो उस टेस्ट सीरीज को परचेज करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम आधुनिक साहित्यकारों की बात करते हैं, और आधुनिक साहित्यकार में सबसे पहले हमारे साहित्यकार हैं माखन लाल चतुर्वेदी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म नर्मदापुरम के माखन नगर में हुआ था। माखन नगर, जो कि इसका प्राचीन नाम बाबई हुआ करता था, तो बाबई का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अब कर दिया गया है माखन नगर। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, माखन नगर में हुआ था, जो कि नर्मदापुरम में है। भैया, ये बिलासपुर जेल में बन रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलनकारी भी रहे हैं। इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं, लेखन कार्य किए गए हैं, अखबार लिखे हैं, काव्य लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, नाटक लिखे हैं। अब भैया, इन सभी को याद करना बहुत कठिन हो जाएगा। जैसे देख लीजिए कि इनके अखबार तो आपको याद ही रखना है कि कर्मवीर, प्रभाव और प्रताप इनके क्या है, प्रमुख अखबार हैं। अब इनके जो लेखन कार्य है, जो रचनाएं हैं, उनके लिए मैंने कहानी बनाई है। उस कहानी को आप गौर से सुनिएगा, और 2 बार कहानी आप सुन लेंगे, उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव लगाने बैठेंगे तो आपके मन में सीधे कहानी आपको चलने वाली है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम कहानी को। तो देखो भैया, माखन भैया एक मुझे कहानी सुना रहे थे कि माखन भैया ने बोला कि यार कृष्णा, एक युग ऐसा भी था जिसके एक चरण में, मतलब उन्होंने बोला कि भैया एक समय या एक युग ऐसा था जिसके एक चरण में माता को ज्वर हो गया था, यानी माता को ज्वर हो गया था या माता को बुखार हो गया था। अब उसके कारण क्या हुआ, माता को बुखार हुआ, तो उसके कारण मुझे कृष्ण अर्जुन के युद्ध के भांति चिंता की लचारी सताने लगी थी।
उनने बोला कि भैया एक बार समय ऐसा युग आया कृष्णा कि उस चरण में माता को बुखार हो गया या ज्वर आ गया, उसके कारण जो मेरी चिंता थी वह कृष्ण अर्जुन की तरह मुझे सता रही थी। ऐसी आप कहानी कनेक्ट करिएगा। फिर देखिए उसने फिर आगे बोला कि यार चिंता की लाचारी मुझे सताने लगी, तो इस दौरान में साहित्य के देवता के प्रति समर्पित हो गया। इस दौरान में देवता के प्रति समर्पित हो गया और उस समय अमीर गरीब लोग रंगों की बोलियां लगा रहे थे। अब देखिए कितनी बड़ी एक कहानी सुनाई उन्होंने। अब आप बोलोगे सर इतनी बड़ी ट्रिक हमें कैसे याद हो जाएगी। अब आप जब प्रश्न लगाने बैठोगे ना और इसे पढ़ लोगे एक बार कि यार एक समय युग सर ने ऐसा कुछ शब्द बोला था कि उसका एक चरण आया था जिसमें माता को बुखार हो गया था और मुझे चिंता की लाचारी सता रही थी। किसकी तरह सता रही थी? तो कृष्ण अर्जुन के युद्ध की तरह सता रही थी। तो उस दौरान मुझे देवता के प्रति समर्पित होना पड़ा था क्योंकि माता को बुखार आ गया था। और उसी समय क्या हो रहा था कि अमीर गरीब लोग रंगों की बोलियां लगा रहे थे। तो ये इनकी कुछ कृतियां हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी इनकी कृतियां हैं। अब देखो एक युग, मैंने क्या बोला, एक युग ऐसा भी आया था, ठीक है। तो इनकी सबसे पहली आपको याद रखना है कि इनकी सबसे पहली रचना क्या है? युग, ठीक है। फिर उसमें क्या बोला कि भैया ऐसा युग आया, ऐसा युग था कि उस चरण में क्या बोला कि ऐसा युग था उसके एक चरण में माता को ज्वर हो गया था। तो देखो यहाँ पर इनकी एक रचना क्या हो गई? युग चरण हो गई, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से याद हुई। माता को बुखार हुआ था, माता को क्या हुआ था? ज्वर हुआ था, तो मरण ज्वर इनकी एक रचना हो गई। फिर क्या हुआ? मुझे कृष्ण अर्जुन की भांति, तो कृष्ण अर्जुन युद्ध इनकी एक कृति हो गई कि भांति क्या हो रहा था? मुझे चिंता की लाचारी सता रही थी, तो चिंता की लाचारी यहाँ हो गई। तो मैंने क्या किया था कि देवता के पास या साहित्य के देवता के पास गया था और उस दौरान क्या थे? अमीर गरीब लोग क्या कर रहे थे? रंगों की बोलियां लगा रहे थे। तो रंगों की बोलियां, अमीर गरीब इरादे, अमीर इरादे गरीब इरादे। तो कितनी सारी रचनाएं हमने उस कविता के माध्यम से याद कर ली कि एक युग सर ऐसा था, यानी युग चरण की बात हो गई वहाँ पर। फिर उस दौरान माता को क्या था? तो माता इनकी रचना हो गई। माता को ज्वर था, तो मरण ज्वर एक इनकी कविता हो गई, ठीक है। मुझे कृष्ण अर्जुन की भांति, कृष्ण अर्जुन युद्ध की भांति। फिर क्या हुआ? मुझे चिंता की लाचारी सता रही थी, तो चिंता की लाचारी यहाँ पर आ जाती है। लोग उस दौरान क्या हो रहा था? मैं साहित्य के देवता के पास गया था कि नहीं गया था? और वहाँ पर लोग क्या हो रहे थे कि रंगों की बोलियां लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? अमीर गरीब लोग रंगों की बोलियां लगा रहे थे। तो अमीर गरीब इरादे भी वहाँ पर हमें याद हो जाएगी। और यहाँ पर हिम क्रीटनी और हिम तरंगनी तो आप सभी को याद ही है कि हिम क्रीटनी और हिम तरंगनी क्या है? इनकी दो प्रमुख काव्य रचना है। और हिम तरंगनी के लिए 1955 में इन्हें क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्या दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था हिंदी भाषा के लिए। तो ये सभी पॉइंट मैंने आपको जो बताए हैं याद रखना बिल्कुल। अब इस कहानी को आप 2 बार दोहरा लेना, स्क्रीनशॉट ले लो या मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे ही आप इसे पढ़ लोगे आपको आसानी से यह याद हो जाएगी। अब देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध की बात करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का संबंध कहाँ से था? तो इनका संबंध था श्योपुर से। कौन से? श्योपुर जिले से थे। पहले मुरैना जिले में आते था, परंतु अब श्योपुर अलग हो गया। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? श्योपुर में हुआ था। अब इनकी रचनाएं हम देखते हैं तो देखो, चांद का मुंह टेढ़ा, कमाइनी एक पुनर्विचार, चंबल की छाती, ब्रह्म राक्षस, काठ का सपना, बी पात्र, सत्ता से उठता आदमी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, भारत संस्कृति और इतिहास। अब ये इनके प्रमुख लेखनकार हैं। क्या आपको याद हुए? नहीं हुए। अब एक कहानी सुनो। तो भैया गजानन जो माधव मुक्तिबोध है वह कृष्णा सर को एक बार कहानी सुना रहे थे कि यार कृष्णा भैया, जो कमाइनी है हमारे कॉलोनी में, एक कमाइनी रहती है, वो चांद सी सुंदर है यार। मतलब वो कमाइनी के बारे में मुझे बता रहे हैं कि कृष्णा भैया जो कमाइनी है आपकी कॉलोनी में वो चांद सी सुंदर है। मैं हमेशा धुती हालत में पड़ा रहता हूँ, यानी मैं उसको देखता हूँ तो मेरे को क्या है ना कि शराब जैसा नशा चढ़ जाता है, तो मैं धुत में हो जाता हूँ। और मैं सतह से उठता हूँ, जैसे सुबह मैं सतह पे सोता हूँ तो सुबह से सतह से जैसे ही उठता हूँ तो मैं उसी के काठ के सपने देखने लगता हूँ, या उसी के काठ यानी लकड़ी जैसे कठोर सपने में उसके सजाने लगता हूँ। तो यहाँ पर क्या बात हो रही कि गजानन भैया ने कृष्णा सर को एक कहानी सुनाई थी कि यार कृष्णा सर, कमाइनी जो है वह चांद से सुंदर है यार। मैं धुत हालत में भी सुबह सतह से उठता हूँ और उसी के सपने देखने लगता हूँ। अब इसके कारण मैंने क्या क्या कर लिया कृष्ण भैया कि मैंने कमाइनी के सौंदर्य के ऊपर नई कविता लिख दी, साहित्य की डायरी लिख दी, भारतीय इतिहास और संस्कृति को लिखा,
तब जाकर मुझे क्या हुआ कि कमाई नहीं मिली और मुझे क्या मिली, मुक्ति प्राप्त हुई। तो यहाँ पर आपको एक कहानी समझ में आ गई होगी। कृष्णा सर किसकी, कमायनी की बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बोला था कमायनी चांद सी सुंदर है और व्यक्ति उसको देखते हुए धुत हो जाता है, और कभी सतह से उठता भी आदमी है ना तो उसी के काट के सपने सजाता है। और कमायनी इतनी सुंदर थी कि उसके ऊपर उन्होंने नई कविताएं लिख दी, साहित्य की डायरी लिख दी, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को लिखा, तब जाकर उन्हें क्या मिली थी, मुक्ति मिली थी। तो यहाँ पर देखिए मुक्ति से क्या हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध की ये सब रचनाएं। अब कमायनी से क्या होगा, कमायनी एक पुनर्विचार, क्या हो जाएगी, कमायनी एक पुनर्विचार। चांद से सुंदर है यानी चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद धुत, तो धुत तो एक उनकी कविता ही है। फिर सता से उठता, तो यहाँ पर है सता से उठता आदमी। फिर देखिए काठ के सपने, तो उनकी एक कहानी की है काठ के सपने, ये तो ऐसा कैसे ही आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर नई कविता का आत्मसंघर्ष हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो साहित्य की डायरी आ जाएगी, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो ये कुछ इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं। अब यहाँ पर आप आसानी से इस कहानी को 2-3 बार बोल लोगे ना, तो अभी तो आपको लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहा हो यार, हमें याद ही नहीं हो रहा है। पर जब आप इसे पढ़ने बैठोगे तो ये कहानी आपके मन में बैठी होगी। और देख लेना, नहीं बैठे तो मेरे को मैसेज कर देना, मेरा नंबर भी आप सभी को पता है, क्या है, 8818886785 ये मेरा नंबर है। इस पर मैसेज कर दिएगा कि नहीं सर मुझसे तो अभी तक वो कहानी याद नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूँ ये कहानी आपके मन में चलेगी। कभी आपने एक बार ये कहानी ढंग से सुन ली और मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ उस पर आपने गौर कर लिया। तो अब देखिए अगले उस पर चलते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इनका विवाह जो होता है लक्ष्मण सिंह चौहान जो खंडवा के एक राजा थे उनके साथ होता है, ठीक है। उसके बाद ये जबलपुर शिफ्ट हो जाती हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अहम योगदान देती है। 1948 में सिवनी में एक सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध साहित्यकार रही हैं। तो इनके द्वारा बहुत अच्छे लेखन कार्य किए गए हैं, जैसे इनके द्वारा मुकुल लिखा गया, त्रिधारा लिखी गई, झांसी की रानी लिखी गई, बिखरे मोती लिखी गई, उमादनी लिखी गई, सीधे साधे चित्र लिखी गई, सभा का खेल लिखा गया, राखी की चुनौती लिखी गई, बचपन, वीरों का केसाव, बसंत लिखा गया, मिला तेज से तेज। तो ये सभी क्या है, इनकी जो जीवनी थी, मिला तेज से तेज, सुधा चौहान ने लिखी जो इनकी पुत्री थी। अब देखिए इनकी हम लेखन कार्य को कैसे याद करते हैं। तो देखिए मैंने एक कहानी लिखी कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पुत्र था वो, उसका नाम क्या था, मुकुल था। क्या नाम था, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पुत्र था उसका नाम था मुकुल। वो बहुत सीधा साधा लड़का था। क्या था, वह बहुत सीधा साधा लड़का था। एक बार बचपन की कहानी है कि वह क्या हो रहा था कि मंदिर में खेल रहा था। कहाँ पर खेल रहा था, मंदिर में खेल रहा था। उसी दौरान कुछ लोगों ने क्या करी थी, उसकी राखी तोड़ दी थी। क्या तोड़ दी थी, राखी तोड़ दी थी। और उस राखी तोड़ने के कारण जो राखी में मोती लगे होते हैं वो पूरे मंदिर में फैल गए थे। अब भैया मुकुल को इसी को देखते हुए गुस्सा आ गया था, तो वो राखी की चुनौती देकर अपने घर गया और उसने बोला रुक जाओ सालो, अभी मैं किसको, झांसी की रानी को बुलाकर लाता हूँ। तो यहाँ पर एक कहानी आपके दिमाग में फिट हो गई होगी कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र का नाम मुकुल था, बहा बहुत सीधा साधा था। एक बार बचपन में मंदिर में उसकी क्या राखी तोड़ दी थी, जिसके कारण उसके मोती पूरे बिखर गए थे। और गुस्से में उसने क्या की थी, राखी की चुनौती देकर उन लोगों को बोला था रुक जाओ, मैं झांसी की रानी को बुलाकर ला रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या मिल जाएगा, तो मुकुल देखने को मिल जाएगी, मुकुल देखने को मिल गई। फिर देखिए यहाँ पर सीधे साधे चित्र, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर सीधे साधे चित्र लिखा था। तो सीधा लड़का था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधे साधे चित्र भी किसकी रचना हो जाएगी, सुभद्रा कुमारी चौहान की हो जाएगी। फिर यहाँ पर बचपन आ रहा है, तो बचपन में मैंने आपको क्या बताया था कि बचपन नामक एक इनकी कृति है, तो बचपन भी एक इनकी कृति हो गई। मंदिर से कौन सी हो जाएगी, एक इनकी कृति है मातृ मंदिर, ठीक है। फिर देखिए राखी तोड़ दी, तो राखी की चुनौती यहाँ पर भी मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी कौन सी, बिखरे मोती, मोती बिखर गए थे, तो यहाँ पर कौन सी, बिखरे मोती हो जाएगी। फिर देखिए झांसी की रानी हो जाएगी इनकी। फिर एक उमादिनी, उमादिनी एक, इसको और याद रख लेना जो किसकी है, इन्हीं की रचना है, उमादानी।
उमा दीनी भी किसकी है, इन्हीं की रचना है। तो यहाँ पर आपको कितनी सारी इनकी रचनाएं याद हो गई होंगी इस कहानी के माध्यम से, और आप रिकॉल करोगे तो आपको आसानी से कहाँ पर, अब सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी आसानी से रिकॉल हो जाएगी। अब देखिए बाल कृष्ण शर्मा नबीन की बात करते हैं। तो भैया बाल कृष्ण शर्मा नबीन का जन्म शाजापुर जिले में हुआ था। इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम याद रखना हमेशा, गणेश शंकर विद्यार्थी था। क्या था? गणेश शंकर विद्यार्थी इनके क्या गुरु का नाम था। और उनके सम्मान में इन्होंने एक आत्मस्वर्ग और साथ साथ प्राण अर्पण नामक 2 रचनाएं लिखी थी, याद रखना। और यह जो संविधान सभा थी, तो संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। तो ये सभी प्रश्न पहले पूछे गए, तो याद रखना पहले बालकृष्ण शर्मा नबीन कहाँ के, शाजापुर के हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी इनके गुरु थे और संविधान सभा के सदस्य रहे थे। अब देखिए यहाँ पर बाल कृष्ण आ रहा है, यानी कृष्ण आ रहा है, तो कृष्ण की सभी कौन होती है प्रिय? तो देखो कृष्ण भगवान को सभी महिलाएं पाना चाहती हैं। आप भी समझते हो, बेटे में भी देखती है, पति के रूप में भी कृष्ण भगवान को चाहती है। तो ऐसे और हर माँ अपने बच्चे का नाम कृष्ण ही रखती है, आप सभी को पता है। मेरा नाम भी इसीलिए कृष्ण रखा गया है। तो देखो बालकृष्ण शर्मा नबीन की जब हम बात करेंगे, तो कृष्ण में मैंने क्या बताया कि प्रेयसी यानी लड़कियां इनकी क्या होती हैं, बहुत प्रेमी होती है। तो बालकृष्ण शर्मा नबीन की किताबों में अधिकतर आपको देखने को मिलेगा बालिकाओं के नाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे देखो कि उर्मिला लड़की का नाम है, कुमकुम लड़की का नाम है, रश्मि रेखा रश्मि लड़की का नाम है, आपलक यानी पलक लड़की का नाम है, कुंवासी आप सभी को पता है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं होती उनको कुंवासी कहा जाता है। तो कुंवासी आप यहाँ पर आराम से याद कर लोगे। अब देखो यहाँ पर आपको 2 अलग मिल रहे होंगे, प्राण अर्पण और हम विस्पाई जन्म के। तो अब कृष्ण भगवान पे हर लड़कियाँ क्या करती हैं, अपने प्राण अर्पण कर देती हैं, और कभी प्राण अर्पण नहीं करती तो वह विष पीकर अपनी जान दे देती हैं। तो ये सभी आपको याद हो गई होंगी किसकी, बालकृष्ण शर्मा नबीन की। और इनकी एक और याद रख लेना, आत्मोत्सर्ग करके, यानी आत्मा भी पूरी किसको दे देती हैं, बालकृष्ण शर्मा नबीन को दे देती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कहानी लिखी थी कि बालकृष्ण शर्मा नबीन बहुत लड़कियां जैसे उर्मिला, कुमकुम, रश्मि, पलक, कुंवासी सभी अपने प्राण अर्पण करती हैं, और कोई तो उनके प्यार में विष तक पी लेती है और अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से उनको समर्पित कर देती हैं। तो देखो यहाँ से उर्मिला से उनकी उर्मिला महाकाव्य, कुमकुम रश्मि से रश्मि रेखा बन जाएगा, पालक पलक नहीं पलक है ये, तो आपलक बन जाएगी, आपलक के बाद कुंवासी से कुंवासी बन जाएगी। फिर प्राण अर्पण तो लिखा ही हुआ है। फिर देखिए विष से बन जाएगा हम विस्पाई जन्म के, और हम विस्पाई जन्म के बाद आपको एक और क्या बताई थी, आत्मा भी इनके ऊपर निछोबर कर देती है। तो आत्मोत्सर्ग भी क्या है, इनकी रचना है। तो ये कहानी है किसकी, बालकृष्ण शर्मा नबीन की। अब आप देखिएगा, आप एक भी ट्रिक नहीं भूलेंगे कभी भी। बालकृष्ण शर्मा नबीन की कभी आपके सामने कहानी आएगी, जो मैंने प्रश्न बताए मैं उनको एक बार लगा के बताऊंगा, तो आप बोलना कि हाँ सर हमसे सब कुछ बन रहा है। फिर देखिए भवानी प्रसाद मिश्र की बात करते हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म वर्तमान में नर्मदापुरम जिले के गाँव है टिगरिया में हुआ था। और भवानी प्रसाद मिश्र की आप सबको एक बहुत प्रसिद्ध रचना याद होगी कि सतपुड़ा के घने जंगल, अनमने से सूखे जंगल, ऐसी इनके द्वारा एक कविता लिखी गई थी सतपुड़ा के घने जंगल के ऊपर। अब देखिए कैसे याद करना है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि जो बालकृष्ण शर्मा भवानी प्रसाद मिश्र थे, वो सतपुड़ा के जंगल में घूम रहे थे। कहाँ पर घूम रहे थे, सतपुड़ा के घने जंगल में घूम रहे थे। यानी भवानी प्रसाद मिश्र एक बार अंधेरी रातों में सतपुड़ा के घने जंगल में घूम रहे थे। जंगल में घूमते हुए उन्हें एक शिलालेख मिला। क्या मिला, शिलालेख, जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। और उस शिलालेख के ऊपर एक गीता नामक पुस्तक रखी हुई थी। क्या रखी हुई थी, गीता नामक पुस्तक रखी हुई थी। अब उसने बोला कि यार गीता नामक पुस्तक है तो मैं इसे पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। परंतु जब उनने उसे पढ़ा तो उसके अंदर उन्हें रस्सी बुनने की एक कहानी मिली। क्या मिली, रस्सी बुनने की एक कहानी मिली थी, जिसके कारण वह बहुत दुखी हुए और चकित हुए कि यार गीता नाम रख रखा है और इसमें रस्सी बुनने की कहानी लिख रखी है। तो आपको अब आसानी से याद हो जाएगा कि भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा एक सतपुड़ा के घने जंगल, तो सतपुड़ा के घने जंगलों में बाहर रात में घूम रहे थे और उसमें उन्हें एक शिलालेख मिला था जिसके ऊपर एक किताब लिखी हुई थी जिसका नाम था गीता फरोश। और जब गीता फरोश को उन्होंने खोला तो उसमें रस्सी बुनने की कहानी थी और वह उसको पढ़ के बहुत चकित हुए और दुखी हुए कि यार क्या यार, मैंने रस्सी बुनने की कहानी पढ़ ली, कहीं गीता जी लिखी होती तो मैं आसानी से इसे पढ़ लेता। तो देखिए अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी। तो देखो अंधेरी रातों में कविता पढ़ी थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अंधेरी कविताएं। सबसे पहले इनकी रचना क्या हो जाएगी, अंधेरी कविताएं।
अब सतपुड़ा के घने जंगल, तो सतपुड़ा के घने जंगल भी इनकी रचना है। ठीक है, फिर आगे हम आते हैं तो आगे देखो यहाँ पर शिलालेख है, तो एक है इनका खुशबू के शिलालेख। क्या है? खुशबू के शिलालेख भी इनकी एक रचना है। जैसे हम पांडव की गुफाएं घूमने जाते हैं तो वहाँ पर शिलालेख लिखा मिलता है, तो याद रख लेना शिलालेख। फिर देखो गीता फरोश, तो गीता फरोश भी इनकी एक रचना थी। ठीक है, फिर देखिए उन्होंने अच्छा समझा परंतु उसमें रस्सी बुनने की कहानी लिखी हुई थी, तो यहाँ पर एक इनकी कृति मिलेगी आपको, बुनी हुई रस्सी। क्या मिलेगी? बुनी हुई रस्सी मिलेगी। फिर देखिए अब वो क्या हुए थे, उसको पढ़कर चकित हुए थे, तो यहाँ पर चकित है दुख भी इनकी क्या है? कृति है। तो ये सभी इनकी कृति हो गई, 6 से 7 आपको आसानी से याद हो गई होंगी। इस कहानी को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए जंगल में जाते हैं तो जंगल में तो आप सभी को पता है कि सन्नाटा पसरा रहता है, तो सन्नाटा भी इनकी एक कविता आप याद रख लेना, कविता या कृति याद रख लेना। ऐसा कोई भी नहीं पूछेगा इनका काव्य कौन सा है, महाकाव्य कौन सा है, बिल्कुल नहीं याद रखना है। आप तो बस इतना याद रख लेना कि उनके द्वारा क्या लिखी गई थी, कि सर चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, ये भी याद रख लेना। गीता फरोश के आगे गांधी पंचसती भी याद रख लेना। और बुनी हुई रस्सी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पे लिख लेना कि गांधी जी का शिलालेख मिला था, जंगल में घूमते हुए गांधी जी का शिलालेख मिला था, ऐसा एड ऑन कर लेना। गांधी जी का शिलालेख मिला था जिस पर एक किताब रखी हुई थी। ठीक है, तो ये सभी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। फिर देखिए शरद जोशी की बात करते हैं, तो शरद जोशी भैया एक मध्य प्रदेश के बहुत बड़े व्यंग्यकार रहे हैं और इनका जन्म बड़नगर उज्जैन में हुआ था। इनकी हम रचनाओं की बात करते हैं तो देखो परिक्रमा इन्होंने लिखी, फिर किसी बहाने लिखी, दूसरी सता लिखी, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, जीप पर सवार इल्लियाँ, रहा किनारे बैठा आदमी, अंधों का हाथी, तिलिस्म में, मैं और केवल मैं, और यथासंभव। तो ये सभी इनकी कृति है। अब याद होगी क्या आपको? नहीं होगी। तो देखो कैसे मैंने याद कराई, ये याद करना। देखो शरद जोशी कहाँ पर रहते हैं? उज्जैन में रहते हैं। अब उज्जैन में आप सभी को पता है 84 महादेव के मंदिर हैं। तो अब एक बार इन्होंने क्या बोला कि यार माँ मैं ऐसा करता हूँ कि जो हमारा उज्जैन है, उज्जैन के 84 महादेव की परिक्रमा करना चाहता हूँ और मेरे को राम घाट पे उसे आके ख़त्म करना है। तो क्या होता है, ये उज्जैन की परिक्रमा करने निकलते हैं। ठीक है, घर से बोलकर निकलते हैं कि भैया इस जो मैं परिक्रमा लगाने जा रहा हूँ इसमें ना तो मेरे पीछे कोई आएगा, इसमें केवल मैं और मैं ही जाऊँगा। यानी इस परिक्रमा पे केवल मैं ही जाऊँगा और उसके अलावा कोई भी नहीं जाएगा। अब भैया जब वो परिक्रमा पे निकलते हैं तो उन्हें राह पर एक आदमी बैठा दिखता है। कौन मिलता है? राह किनारे बैठा एक आदमी मिलता है जो कि किस पर? जीप पर सवार होता है। किस पर सवार होता है? राह में उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि जीप पर सवार होता है। और उन्हें देखकर उन्हें गुस्सा आ जाता है कि यार ये मेरे चाचा का लड़का मुझे दिख कैसे गया जीप पर सवार होकर, मैंने तो माँ से बोला था मुझे कोई नहीं दिखना चाहिए। तो जीप पर सवार होता हुआ उन्हें कौन दिखा था? चाचा का लड़का मिला था, जिसके कारण उन्हें क्या हुआ था? तिलिस्म या गुस्सा आ गया था। ठीक है, फिर उनका गुस्सा जैसे ही शांत होता है वो आगे बढ़ते हैं तो उनको एक अजूबा देखने को मिलता है, एक व्यंग देखने को मिलता है कि एक अंधा आदमी एक हाथी को और गधे को ले जा रहा है। अब भैया उसके कारण क्या होता है, तो वो अंधे आदमी के पास जाते हैं और किसी बहाने से उससे बात करने की कोशिश करते हैं पिछले दिनों की। यथासंभव वहाँ खुश होना चाहते थे कि एक अंधा आदमी हाथी और गधा भी एक साथ ले जा सकता है। तो यहाँ पर आपको एक कहानी समझ में आ गई होगी। परिक्रमा पे गए थे, परिक्रमा पर उन्हें क्या मिली थी? जीप पर उसके चाचा का लड़का मिल गया था, तो जीप पर सवार इल्लियाँ आपको याद हो जाएगी, परिक्रमा आ जाएगी। और केवल वही गए थे परिक्रमा के लिए, तो मैं केवल मैं एक याद हो जाएगी। फिर तिलिस्म यानी उन्हें गुस्सा आ गया था चाचा को देख के, तो तिलिस्म नामक एक आपको रचना याद हो जाएगी। फिर देखो अंधा आदमी मिला था, तो अंधा आदमी मिला था उन्हें, तो अंधों का हाथी यहाँ पर आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ क्या था? गधा था, तो एक था गधा यहाँ पर याद हो जाएगा। इनकी एक और था, एक था गधा। इनका एक बहुत अच्छा व्यंग है, ये भी इसमें एड ऑन कर लेना। एक था गधा, जीप पर सवार लिया। अब भैया उसके कारण क्या होता है, उनको लगता है यथासंभव शायद मुझे इसके साथ खुश होना चाहिए, तो वो क्या करते हैं? यथासंभव भी इनके द्वारा लिखी गई कृति है। आपको याद रखना है, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। अब उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि भैया यार सब एक जैसे ही हैं, मैं कितना ही बदलने की कोशिश कर लूँ सब भ्रष्ट के भ्रष्ट हैं। ठीक है, तो शरद जोशी की कहानी आपको याद हो गई होगी
कि मैं परिक्रमा पे गया था, केवल मैं ही परिक्रमा पे गया था। और मैं जब जा रहा था तो मुझे राह किनारे बैठा एक आदमी मिला था। फिर राह किनारे बैठा आदमी मिला तो मुझे गुस्सा आ गया था, यानी तिलिस्म आ गया था। और परिक्रमा पे केवल मैं ही गया था, तो मैं और केवल मैं। अब मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे एक हाथी मिला था, अंधे के हाथ में तो अंधों का हाथी। फिर एक गधा मिला था, तो एक था गधा भी मेरी हो जाएगी। फिर किसी बहाने मैंने उससे बात करी थी, तो फिर किसी बहाने इनका एक व्यंग हो जाएगा। फिर यथासंभव खुश होना चाहते थे तो यथासंभव भी इनका एक व्यंग हो जाएगा। तो ये प्रमुख व्यंग शरद जोशी के हैं, याद कर लेना ये कहानी के माध्यम से। फिर देखिए हरिशंकर परसाई की बात करते हैं तो हरिशंकर परसाई का जन्म नर्मदापुरम जिले के जामनी नामक गांव में होता है। और इनके द्वारा वसुधा और प्रहरी नामक 2 पत्रिकाएं लिखी जाती हैं। इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो देखिए रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबिज, विकलांग श्रद्धा की दौर इम्पोर्टेंट है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी प्रदान किया गया था। तो देखिए हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इसके लिए मैंने एक छोटी सी कहानी बताई है। आप आसानी से 1-2 बार पढ़ोगे, आपको आसानी से, मैं कह रहा हूँ, रिकॉल होंगी। आप बार बार देख लेंगे, 2 बार भी कभी आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको रिकॉल होने लगेंगे। तो देखो भैया, मैंने एक कहानी सुनाई कि हरिशंकर नामक एक मेरा दोस्त है जो एक विकलांग है। क्या है, मेरा हरिशंकर नामक एक दोस्त है, वह विकलांग है। विकलांग श्रद्धा की ओर आप याद कर लोगे, क्योंकि उसके लिए तो उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। तो ऐसे याद करना है कि विकलांग मेरा दोस्त है हरिशंकर। एक बार पगडंडियों का ज़माना था भैया, और ठंड के दिन थे। और ठंड के दिनों में हम नर्मदा नदी के किनारे तट की खोज में निकल रहे थे, क्योंकि चारी ओर क्या था, जो हमारा धुंध ही धुंध थी। तो धुंध के लिए हम नर्मदा नदी के तट की खोज में निकले। तो तट की खोज में निकलते हुए हमें क्या हुआ, हमारे गांव का एक बेईमान आदमी मिल गया। और बेईमान आदमी क्या हो रहा था, हंस रहा था, कभी कभी रो रहा था, और ठंड के कारण ठिठुर भी रहा था। जब मैंने उस आदमी से जैसे ही उसकी शिकायत करने लगा तो उसने क्या करा कि भूत की तरह अपने पाँव पीछे कर लिए। हमें डराने के लिए मैंने उसकी बुराई करी कि यार तू तो बेईमान था, हमारे गांव से भग गया था। तो उसने हमें डराने के लिए क्या करा, भूत की तरह अपने पाँव पीछे कर लिए। और मैंने हरिशंकर की ओर तिरछी आंखों से देखा और कहा, भाई इसके तो दिन फिर गए। और जब ये अपने गांव में था तब उस समय की बात कुछ और थी। तो यहाँ पर आपको देखिए कितनी सारी कविताएं याद हो गई होंगी। आप इसको 2-3 बार देखिएगा, आपको लग रहा होगा सर ये कोई ट्रिक नहीं है, आप तो अपने मन से कहानी बना के लेके आ गए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कहानी के माध्यम से ही मेरे को ये सभी याद हैं। मैं आज तक अपने जीवन में कभी इन्हें नहीं भूला हूँ, क्योंकि मुझे क्या ना कि 1-2 शब्द कनेक्ट होते रहते हैं बार बार जब मैं ट्रिक लगाने बैठता हूँ। तो आप भी इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। देखिए हरिशंकर नामक मेरा दोस्त, तो विकलांग से क्या हो जाएगा, विकलांग श्रद्धा का दौर, जिसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। फिर पगडंडियों का जमाने से क्या हो जाएगा, पगडंडियों का जमाना, तट की खोज इनकी एक रचना थी। बेईमान आदमी तो बेईमानी की परत, फिर हंस रहा था रो रहा था, तो इससे क्या हो जाते हैं, हंसते हैं रोते हैं, ठीक है। फिर ठिठुर रहा था वो भैया, तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र हो जाएगा। फिर शिकायत करने गया, तो क्या शिकायत हमें भी है। फिर भूत की तरह उसने पाँव पीछे कर लिए थे, तो भूत के पाँव पीछे, ये भी इनकी एक व्यंग हो जाएगा। फिर तिरछी आंखें, तो तिरछी रेखा करके इनका एक व्यंग हुआ करता था। फिर दिन को फिर गए, भाई इसके दिन तो फिर गए। तो इसके दिन फिर गए यानी क्या हो गया भैया, कि इसके दिन फिर गए, कि जैसे उनके दिन फिरे। यहाँ पर उसकी एक कृति आपको देखने को मिल जाएगी। फिर देखिए समय की बात है, तो भैया यहाँ पर उन्होंने बोला कि समय की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कृतियाँ आसानी से याद हो गई होंगी, ठीक है। तो इस कहानी को आप बार बार पढ़ना, आसानी से आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए शुभमंगल सिंह सुमन की बात करते तो इनका जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनके द्वारा मिट्टी की बारात साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है। इंपॉर्टेंट याद रखना मिट्टी की बारात को। फिर हिल्लोल, जीवन के गान, पिरले सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, आंखें नहीं भरी, बिंद बिंद हिमालय, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। तो देखिए एक बार मंगल कार्य करने के लिए, शिव मंगल सिंह सुमन थे, तो मंगल कार्य करने के लिए मिट्टी की बारात हमारे गांव विंध्यन हिमालय पार करके आई थी। क्या हुई, मिट्टी की बारात, मंगल कार्य करने के लिए मिट्टी की बारात हमारे गांव विंध्यन हिमालय पार करके आई थी। इस शादी के युग में मोल की इतनी बातें हुई कि मेरा विश्वास बढ़ता गया। क्या, मोल की इतनी बातें हुई कि मेरा विश्वास बढ़ता गया, और इसे इन बातों को सुनकर मेरी आंखें भर आईं। तो यहाँ पर आपको सभी मिल जाएगा कि मिट्टी की बारात, भैया मंगल कार्य करने के लिए मिट्टी की बारात,
बिंद हिमालय पार करके हमारे गांव आई थी और उनकी मूल की बातें सुनकर मेरा विश्वास बढ़ता ही गया और मेरी आंखें भर आईं। तो पर मेरी आंखें नहीं भरी, इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हो जाएंगी, आपको आसानी से याद हो गई होंगी। अब देखिए, अब मैं कुछ और ट्रिक तो नहीं बनी, पर कुछ कुछ मैं थोड़ा सा लॉजिक लगा के आपको याद कराने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, मुल्ला रामू जी ये भोपाल के हैं और इन्हें गुलाबी उर्दू का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलाबी उर्दू का जनक कहा जाता है। और ये भैया मेनली इनका एक बार विवाह हो गया था। अब इनकी बीवी क्या थी, गुलाबी रंग की साड़ियाँ बहुत पसंद करती थी। तो भैया इन्होंने इनकी बीवी के बारे में ऐसी ऐसी कहानी लिखी कि इनकी बीवी से ये बहुत प्रताड़ित थे, तो इनने बीवी को भैंस के समान बता दिया था। तो देखो, अब औरत जात से इनका सामना हो गया था क्योंकि इनकी शादी हो गई थी। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, गुलाबी उर्दू इनकी एक कविता। शादी हुई थी इनकी, औरत के साथ हुई थी, तो औरत जात के साथ पाला पड़ा था। तो इन्होंने क्या किया था कि अपनी बीबी को भैंस के समान बता दिया था कि यार बीबी तो मोटी हो गई, वह भैंस की तरह दिखने लगी। तो इन्होंने क्या बताया था, लाठी और भैंस बता दिया था। लाठी औरत थी और भैंस भैंस बता दिया था। ठीक है, तो लाठी और भैंस इनका हो जाएगी। तो ये क्या बन गए थे, मुसाफिर बन गए थे। तो ऐसे ही कुछ याद कर लेना कि गुलाबी उर्दू के जनक मुल्ला रामू जी थे, इनके द्वारा गुलाबी उर्दू नामक एक कृति लिखी गई थी। साथ साथ एक बार इनका विवाह शादी हो गई थी, तो शादी के बाद इनका औरत जात से सामना पड़ा और औरत जात के साथ जब ये रहे तो इन्होंने बोला कि भैया लाठी और भैंस में कोई अंतर नहीं है, सभी यहाँ के मुसाफिर हैं। तो ऐसे आप याद कर लेना, लाठी और भैंस, औरत जात, शादी, ये सभी मुल्ला जी रामू जी की हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगी। फिर बाल कवि बैरागी मंदसौर के थे। इनका वास्तविक नाम नंदराम दास था। इंपॉर्टेंट है, यह एमपीपीएससी ने पूछा है। इनकी एक कृति याद रख लेना, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, ये जरूर आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर देखिए, द्वारिका प्रसाद मिश्र का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में होता है और ये मध्य प्रदेश के क्या रहे, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो इनका महाकाव्य है कृष्णायन, लिविंग एन इरा इनकी आत्मकथा है और दैनिक लोकमत इनके द्वारा एक पत्रिका छापी गई थी। इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी ने पूछा है कि लोकमत पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई थी, तो द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा। फिर देखिए, अमृतलाल बेगड़, इन्हें नर्मदा मानव के नाम से भी जाना जाता है, लेखक और चित्रकार रहे हैं, जबलपुर से संबंधित है। इनके तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, ये सभी कृति किसके द्वारा लिखी गई है, अमृतलाल बेगड़ के द्वारा लिखी गई है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे, ग्वालियर जिले से थे। इनकी मेरी 51 कविताएं, राजनीति की रपटीली राय, संसद के 3 दशक, ये तो आपको आसानी से याद होंगी। फिर अनिल माधव दवे बड़नगर के थे। इनके द्वारा नर्मदा समग्र नामक एक पुस्तक लिखी गई है और नर्मदा समग्र नामक इनका एक मेनली संगठन चलता था, उन्हीं के ऊपर इनने क्या लिखा था, नर्मदा समग्र नामक एक कृति लिखी थी। तो अनिल माधव दवे आपको याद रखना है, नर्मदा समग्र इनने कविताएं लिखी। अब मध्यकालीन कवियों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले केशव दास आते हैं। तो केशव दास का जन्म ओरछा में होता है और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ये इंद्रजीत बुंदेला के कार्यकाल में थे। याद रखना, कठिन, केशव कैसा कठिन आदमी है। तो कठिन काव्य का प्रेत किसने लिखा, केशव दास ने लिखा। अब केशव दास की मैं आपको 4-5 कहानी बताता हूँ, तो उससे क्या हो जाएगी, आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो देखो भैया, जो केशव दास थे, केशव दास रामचंद्र के बहुत प्रिय थे। क्या थे, रामचंद्र के बहुत प्रिय थे। क्या थे, बहुत प्रिय थे। और रामचंद्र के प्रिय होने के कारण ये क्या हुआ थे, रामचंद्र के बहुत प्रिय थे। तो रामचंद्र के क्यों प्रिय थे, क्योंकि यह राम भगवान को क्या बहुत वीर मानते थे। क्या मानते थे, बहुत वीर मानते थे राम भगवान को। और उनके बारे में इन्होंने रतन बावनी नामक एक किताब लिखी थी। ऐसा कुछ करके याद कर लेना। तो देखियो, यहाँ पर 3-4 कृति पूछी जाती है जो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ कि देखो, रामचंद्र के बहुत प्रिय, तो रामचंद्रिका किनकी कृति है, तो केशव दास की। केशव दास के रामचंद्र बहुत प्रिय थे। ठीक है, इससे तो रामचंद्रिका किसकी हो जाएगी, केशव दास की हो जाएगी। ये एमपीपीएससी ने पूछा है। फिर देखिए, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। तो प्रिया 2 बार आएगा, तो रसिक प्रिया और कवि प्रिया किसकी, केशव दास की है। तो देखो भैया, मैंने क्या बताया था, वीर सिंह देव चरित्र, यानी राम भगवान बहुत वीर थे इसलिए उनके प्रिय थे। तो वीर सिंह देव चरित्र भी केशव दास ने लिखी थी। इसे याद कर लेना कि ओरछा के थे, तो वीर सिंह देव भी कौन से, ओरछा नरेश थे। तो वीर सिंह देव चरित्र भी किसने लिखी थी, केशव दास ने लिखी थी। फिर वीर सिंह देव के भैया जहांगीर मित्र थे, तो जहांगीर जस चंद्रिका भी किसने लिखी थी, केशव दास ने लिखी थी। रतन बावनी भी किसने लिखी, केशव दास ने लिखी है।
तो ये सभी याद कर लेना क्योंकि आपके एग्जाम में इतनी ही पूछी जाती हैं। फिर देखिए भूषण, तो भूषण का उपनाम क्या था? जटाशंकर था। ये जो छत्रसाल राजा थे उनके संरक्षण में मेनली कवि हुआ करते थे और इनकी रचनाएं आपको याद रखना है। सबसे पहले छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। तो देखिए इन्होंने भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, छत्रसाल दशक आसानी से याद हो जाएगी। फिर देखिए जो छत्रसाल थे इन्हें क्या कहा जाता था? बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता था। तो उन्हीं के ऊपर इन्होंने शिवा बावनी और शिवराज भूषण नामक किताब भी लिखी थी। तो अधिक में आपको से क्षण क्षण देखने को मिलेगा। देखिए भूषण, दूषण, भूषण, तो ये भूषण जितनी भी जगह लिखा हो ये किसकी है? मेनली भूषण की ही कविताएं हैं, कृतियाँ हैं। फिर शिवा बावनी किसके ऊपर? तो इनके ऊपर ही लिखी थी इन्होंने, छत्रसाल के ऊपर, क्योंकि उन्हें क्या बोला जाता था? बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता था। छत्रसाल दशक भी इनके द्वारा ही लिखी गई। तो ये प्रमुख कृतियाँ इनकी है। फिर पद्माकर के बारे में याद रखना, इनका नाम प्यारे लाल था, सागर बांदा जिले से थे। इनकी जो 3-4 मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए प्रबोध पचासा आपको याद रखनी है, अली जहाँ प्रकाश याद रखनी है, दौलत राव सिंधिया के काल में इन्होंने लिखी थी, जय सिंह बिरुदावली आपको याद रखनी है। फिर राजा परमार भोज के बारे में सरस्वती कंठाभरण, सिंगार मंजरी, चंपू रामायण, चारू चर्चा और तत्व प्रकाश राजा भोज की याद करनी है। प्राचीन काल की हम बात करते तो कालिदास हैं, कालिदास के 2 महाकाव्य है, रघुवंशम, कुमार संभवम। फिर नाटक 3 है, विक्रम बंसियम, मालविक अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम। खंड काव्य 2 है, ऋतु संहारम और मेघदूतम। ठीक है, इन सभी को याद रख लेना। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। कमेंट बॉक्स में बोलना कि किस कृति के कारण इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। फिर देखिए भर्तृहरि, तो भर्तृहरि ने त्रिशतक लिखे हैं, आपको बस इतना याद रख लेना। उज्जैन के थे, तो इनके द्वारा त्रिशतक कौन कौन से? श्रृंगार शतक, नीति शतक, बैरागी शतक। ये किसके? मेनली भर्तृहरि के, बिल्कुल याद रखना। फिर देखिए भवभूति की हम बात कर लेते हैं। पद्मपुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। कन्नौज के शासक यशोवर्मन के शासनकाल में थे। भारत का मिल्टन इन्हें कहा जाता है। इनकी एक प्रमुख कृति थी मालती माधव। तो मालती माधव, महावीर चरित्रम, उत्तर रामचरित्रम, ये तीन ही किसकी? भवभूति की रचनाएं आपको याद रखना है। फिर बाण भट्ट के बारे में याद रख लेना कि बाण भट्ट हर्षवर्धन के कार्यकाल में थे और इनके द्वारा मेनली हर्ष चरित्र लिखी गई थी और उसके अलावा कदम्बरी भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। फिर देखिए लोक साहित्यकार हम देख लेते हैं, तो संत सिंगा जी आप सभी को पता है, बड़वानी में इनका जन्म हुआ था। इनके द्वारा मेनली 12 मासी आपको याद रखना है, 15 तिथि याद रखना है। तो ये दोनों किसकी हैं? 7 बार। ये 3 कृति याद रख लेना संत सिंगा जी के बारे में। फिर देखिए जगनक की हम बात करते हैं, तो जगनिक द्वारा परमाल रासो नामक एक आला खंड लिखा हुआ था, याद रखना। फिर ईसुरी के द्वारा ईसुरी की फागे, ईसुरी प्रकाश, ईसुरी सत्साई, ये सभी ईसुरी के द्वारा लिखी गई थी। फिर देखिए घाघ, इन्हें कृषि पंडित कहा जाता था। इनका जन्म भी कन्नौज में हुआ था, अकबर के समकालीन थे। कृषि पर कविताएं इन्होंने और रचनाएं बहुत सारी लिखी थी। तो इन सभी को आपको याद रखना है। आज के इस लेक्चर में हमने क्या याद कर लिया? मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों को याद किया है। जो मैंने कहानी बताई है आधुनिक साहित्यकार की, बेटा उन्हें ज़रूर याद रखना क्योंकि वहीं से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए एक बार हम जो मैंने पहले प्रश्न दिए थे उनको एक बार लगा के देखते हैं कि हाँ सर कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा तो हरिशंकर परसाई। तो हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी की कहानी। हाँ सर, हंसते हैं रोते हुए वो आदमी हमें हंस रहा था, रो रहा था बेईमानी की परत के कारण, और रानी नागफनी की कहानी हमने उसे सुनाई थी। इसको भी ऐड कर लेना, रानी नागफनी की कहानी हमने सुनाई थी। तो ये तो भैया क्लियर हो जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र की बात करते तो भवानी प्रसाद मिश्र क्या थे? सतपुड़ा के घने जंगल में घूम रहे थे, वहाँ पर उन्हें शिलालेख पर गीता फरोश नामक एक पुस्तक लिखी थी। हिम तरंगने इनकी नहीं है, ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। ये खत्म हो जाता है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। गजानन माधव मुक्तिबोध। तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने मुझे एक कहानी सुनाई थी कि यार कमाई ने चांद से बड़ी सुंदर है, तो चांद का मुंह टेढ़ा और उसके मैं काट के सपने संजोता हूँ, तो काट के सपने। फिर केशव दास के बारे में मैंने बोला था कि भैया बहुत प्रिय हैं, तो रसिक प्रिय और कवि प्रिय किसकी? केशव दास की रचनाएं थी। फिर देखो इधर आओ, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने कौन सा समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? तो लोकमत के थे। फिर देखो प्राण अर्पण और आत्मा सर्ग किसके ऊपर बालकृष्ण शर्मा नवीन ने? तो गणेश शंकर विद्यार्थी के ऊपर लिखी थी।
फिर देखिए मुकुल, तो मुकुल त्रिधारा किसकी थी? तो मैंने आपको सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बताया था। रामचंद्रिका किसकी थी? तो मैंने रामचंद्र के कौन थे भैया? तो केशव दास थे। तो ये सभी रचनाएं आपसे बन गई होंगी। यह लेक्चर कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और एक कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि बिखरे मोती किसकी रचना है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।